जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमें बताना है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो हल्दी घाटी के युद्ध की जब हम बात करते हैं तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा जो राजपूतों का सेनापति था उसका नाम था हकीम सूर। क्या नाम हुआ करता था उसका? हकीम सूर। और ये युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के बीच। किसके बीच? मान सिंह। ये मुगलों का सेनापति करता था मान सिंह इसके। और एक और हुआ करता था मान सिंह और आसफ खां। मान सिंह और आसफ खां ये दोनों क्या हुआ करते थे? ये दोनों थे मुगलों के सेनापति। तो इन्हीं के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज़्मनामा की जब हम बात करते हैं तो रज़्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है। महाभारत की यहीं पे बात की जाए तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जय संहिता। तो जय संहिता के नाम से भी किसको जाना जाता है? महाभारत को। और महाभारत का ही फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? रज़्मनामा कहलाता है। और इसको मुगल बादशाह अकबर के द्वारा क्या करवाया गया था? इसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताना है, दो लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। एक साइड हमें दिए हुए हैं, यहाँ पर संधि दी हुई है, जैसे कि इलाहाबाद की संधि हमें बताना है कब हुई थी। दूसरी तरफ दिया गया है, फिर हमें दिया है एक्सला चैपल की संधि, ये कब हुई थी फिर ये बताना है। फिर नेक्स्ट है ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार और डुप्ले की जो पदच्युति थी या डिसमिसल इसको हम बोलेंगे, ये हमें बताना है कब हुआ था। तो यहाँ पर जो पहला है इलाहाबाद की संधि, ये इलाहाबाद की संधि हुई थी हमारी 1765 में। कब हुई थी इलाहाबाद की संधि? 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। तो ऑप्शन नंबर 1 का 4 है। और ऑप्शन नंबर 1 का 4 देखो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हमें एक भी इसमें से आता है तो हमारा पूरा जवाब ठीक हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एक्सला चैपल की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1748 में हुई थी। और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? तो 1746 में किया गया था। और डुप्ले की पदच्युति कब हुई थी? 1954 में हुई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ये चीज़ें हैं, कब कब हुई थी, बस हमें उसी सीक्वेंस में इनको लगाना है। चलिए, तो गांधी इरविन समझौते की बात करते हैं। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट की अगर बात की जाए तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। किस किस के बीच हुआ था पूना पैक्ट? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच। फिर है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा। तो हमने कब कंप्लीट नेशनल इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन की थी? पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा जो की गई थी ये 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में की गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में। कब चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में। तो अब सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी हमने। ऑप्शन नंबर 3 आएगा फर्स्ट नंबर पे, और ये हमें एक में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमें बताना है, एक तरफ अधिनियम दिए हैं और एक तरफ इनका ईयर दिया हुआ है। तो पहला है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, यानी कि जो राजद्रोह से संबंधित जो सभा होती थी अंग्रेजों की नज़रों में, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने एक नियम बनाया था। और वो नियम कब बनाया था इन्होंने? तो ये बनाया था 1907 में बनाया था। कब बनाया था ये? 1907 में। और यहाँ पे क्या दिया है? 1908 दिया है।
इसलिए क्या होगा, गलत। अच्छा यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें वह वो बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो यही देखो पहला ही, ये 1907 में हुआ था, लेकिन यहाँ दिया है 1908, इसलिए ये क्या है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो है ये बिल्कुल सही दिया है, 1908 में ही था। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, ये भी 1908 का है। और समाचार पत्र जो कि अपराधों के लिए प्रोत्साहन का अधिनियम है, ये भी कब आया था, 1908 में ही आया था। तो ये सभी क्या है, सही है। बाकी ऑप्शन ए जो था ये गलत था, इसलिए यही सही है, क्योंकि हमसे जो सही नहीं था वही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो भारत की तटीय रेखा की अगर हम बात करें, तो सबसे लंबी सीमा लगाने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है भारत से, मतलब भारतीय राज्यों में। और कुल भारत के अंदर 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी तटीय सीमा लगती है, जो तटीय सीमा बनाते हैं। और गुजरात की जो अगर टोटल बात की जाए कितनी है, तो 1214.70 किलोमीटर की क्या करता है, ये अपनी सीमा को, समुद्री सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है, निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा है जो भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो ये है हमारा गोंडवाना समूह। कौन सा समूह, गोंडवाना जो सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा हमें कोयले की मात्रा प्रदान करता है। लगभग 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है भारत के अंदर। चलिए, और अगर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही अगर हम बात करें, तो इनमें जो मेनली पाया जाता है वो बिटुमिनस जो टाइप का कोयला होता है वो पाया जाता है। कौन सा, बिटुमिनस। बिटुमिनस टाइप का जो कोयला होता है ये सबसे ज़्यादा इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जारवा जनजाति ये हमें बतानी है कहाँ पे पाई जाती है। तो जारवा जनजाति की अगर बात की जाए तो ये पाई जाती है अंडमान निकोबार में। कहाँ पे पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हमें बताना है कौन सा राज्य ऐसा है भारत का जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। चलिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ आज। भारत की अगर हम बात करें, तो देखो भाई, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। कौन सी, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार से अब यहाँ से हमें क्या करना है, सारे के सारे राज्य देखने हैं। तो पहला है मी से हो गया मिजोरम। कौन सा हो गया, मिजोरम, यानी कि मिजोरम से गुजरती है। त्रि से हो गया त्रिपुरा, तो एक हो गया, दूसरा त्रिपुरा। पै से हो गया यहाँ पर पश्चिम बंगाल, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल क्या हो गया हमारा, तीसरा हो गया। फिर अगर यहाँ बात करें ग की, तो ग से हो गया हमारा गुजरात, क्या हो गया, गुजरात क्या हो गया यहाँ पर, चौथा हो गया। और ऐसे राजस्थान हो गया पांचवा। 6 से हो गया छत्तीसगढ़। मैं से मध्य प्रदेश, तो ये क्या हो गया, छठा। और ये सातवां। और झार से हो गया झारखंड। तो कितने हो गए टोटल, 8 राज्य है। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन सा हो गया पहला, मिजोरम, त्रिपुरा। पै से हमारा हो गया पश्चिम बंगाल। रा से राजस्थान। फिर गा से गुजरात। मा से मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़। और झा से झारखंड। तो ये सारे हो गए। तो देखो अब हमें बताना किससे नहीं गुजरती। त्रिपुरा से गुजरती है बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती, मिजोरम से गुजरती है। और हमसे ये पूछा है जिससे नहीं गुजरती, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चित्रकूट, ये चित्रकूट होता है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो चित्रकूट जलप्रपात की अगर बात की जाए, तो ये स्थित है कौन से राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। और अब हमें बताना है कौन सी नदी पर है। तो छत्तीसगढ़ में पड़ती है एक नदी जिसका नाम है इंद्रावती नदी। तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। और ये चित्रकूट जलप्रपात जो है, इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा। क्या कहा जाता है, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है।
तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। और अब तुम्हें बताना है कि नियाग्रा जो जलप्रपात है वो कौन से देश का है, ठीक है, जिसकी कंपैरिजन की गई है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं हिमालय का हमें बताना है कि ये किन नदियों के बीच स्थित है। चलिए, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर कि हिमालय को हम क्या करते हैं, हिमालय क्षेत्र को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और जब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इसको 4 पार्ट में कौन कौन से में पढ़ते हैं। तो एक तो कहते हैं पंजाब हिमालय, कौन सा, पंजाब हिमालय। चलो मैं हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पर। एक तो हम पढ़ते हैं पंजाब हिमालय, कौन सा, 4 पार्ट हिमालय को हम 4 पार्ट में किस किस में बांटते हैं, तो पंजाब हिमालय। एक को बांटते हैं कुमायूं हिमालय, कौन सा, कुमायूं हिमालय। एक हम बांटते हैं नेपाल हिमालय, कौन सा, नेपाल हिमालय। और एक लास्ट हम बांटते हैं असम हिमालय, कौन सा भाई, असम हिमालय। और इनका जो ये हम बंटवारा करते हैं ये नदियों के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय जो पड़ता है ये सिंधु से लेकर सतलज नदी के मध्य जो एरिया पड़ता है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। सॉरी। तो जो ये सिंधु से सतलज वाला है ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय की अगर हम बात करें तो कुमाऊं हिमालय ये सतलज और काली के बीच पड़ता है। सो सतलज और काली के बीच जो हमारा पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, कुमायूं हिमालय। और हमसे पूछा कौन सा है, कुमायूं, ये तो पूछा कुमायूं हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच पड़ता है, तो सतलज और काली। और फिर ये जो काली और तीस्ता है, काली और तीस्ता नदी के बीच पड़ता है हमारा नेपाल हिमालय, कौन सा पड़ता है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच पड़ता है हमारा असम हिमालय। ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये क्वेश्चन तो आपको भली भांति आता होगा। तो जो भी बच्चों ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं उन्हें मैंने अच्छे से याद भी करा रखा है। तो भारत के अंदर है माही रिवर, माही नदी, और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को 2 बार पार करती हैं। तो ये सबसे पहले कर्क रेखा तो आपने देख ली। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। वहीं अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम है कांगो नदी, कौन सी नदी, कांगो जायरे। कांगो जायरे रिवर क्या है, ये इसको 2 बार पार करती है, कांगो जायरे, ठीक है। और अगर हम बात करें मकर रेखा की तो मकर रेखा को जो 2 बार पार करती है नदी उसका नाम है लिम्पोपो, क्या नाम है, लिम्पोपो। तो ये जो लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो, ये किसको 2 बार पार करती है, ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मॉनसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो भारत में जो मॉनसून की उत्पत्ति होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा। तो दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा क्या होती है, भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डायरेक्टली ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति संबंधित है किससे भाई, मछली कैसी होती है हमारी, नीली नीली सी होती है ना, तो बस ऐसे याद रख लेना, नीली क्रांति संबंधित है हमारी फिश से संबंधित है। जबकि दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध से। और तिलहन जो है ये जो पीली उत्पादन वाली जो है हमारी तिलहन वाली जो है, तिलहन वाली, ये तिलहन वाली क्रांति संबंधित है पीली क्रांति से। किससे संबंधित है तिलहन वाली, ये पीली क्रांति से संबंधित है तुम्हारा, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है इसका नाम है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति, हरित। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है। तिलहन का पीली क्रांति से है, मछली का नीली क्रांति से है, और दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना स्थित है ये हमारी झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर स्थित है ये हमारी तुलबुल परियोजना। और ये कहाँ पड़ती है, तो कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। बाकी ये सभी की सभी नदियाँ ये नॉर्थ इंडिया की ही नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप इस क्लास की PDF भी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी।
चलिए तो ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।